दिल्ली में अमित शाह की बैठकें चल रही हैं। एक तरफ भाजपा के नेता बैठे हैं जो नए बिलों की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टियां बेचैन हैं। वो भी मीटिंग कर रही हैं क्योंकि संसद में जो बिल आने वाला है उससे राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं। और ये कोई साधारण बैठकें नहीं, ये उस बड़े बदलाव की तैयारी है जो लोकसभा और विधानसभाओं की सीटों के नक्शे को फिर से गढ़ने जा रहा है। और इसके पीछे की वजह है कुछ क्षेत्रों में हो रही इस्लामिक किलाबंदी, जहां एक समुदाय की आबादी इतनी केंद्रित हो गई है कि वहां दूसरे उम्मीदवार खड़े होने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाते। आज हम इसी मुद्दे को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब जनसंख्या का भौगोलिक वितरण राजनीति को प्रभावित करने लगे तो सवाल उठना ही चाहिए कि क्या लोकतंत्र में एक समुदाय की किलाबंदी दूसरे समुदाय के प्रतिनिधित्व को खत्म कर सकती है। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं वीके न्यूज़। भाजपा के अंदर चर्चा हो रही है कि देश में मुस्लिम पार्टियां धीरे धीरे उभर रही हैं। एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद से निकलकर महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल तक अपना विस्तार कर रहे हैं। केरल की मुस्लिम लीग दिल्ली में मुख्यालय बना चुकी है। पश्चिम बंगाल में बकरुद्दीन अजमल की पार्टी और हाल ही में हुमायूं कबीर की नई पार्टी, जो अब ओबीसी के साथ गठबंधन कर चुकी है, वो 182 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर रही है। और ये पार्टियां क्या कह रही हैं? ये वो कह रही हैं कि मुसलमानों को अब अपीलमेंट वाली पार्टियों के साथ जाने की जरूरत नहीं है, कोर मुस्लिम पार्टी के साथ जाना बेहतर है। और इसका आधार बढ़ रहा है क्योंकि कुछ क्षेत्रों में मुस्लिम आबादी 60 से 70% से ज्यादा हो गई है। मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर कह रहे हैं कि बंगाल में मुसलमान सीएम या फिर डिप्टी सीएम बनेगा। ओबीसी के साथ उनका गठबंधन इस बात का संकेत है कि मुस्लिम वोट बैंक अब खुद अपनी पार्टियों के जरिए संगठित हो रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या 14 से 15% की कुल जनसंख्या वाले समुदाय के कुछ क्षेत्रों में केंद्रित होने से लोकसभा और विधानसभा में उनका प्रतिनिधित्व इतना बढ़ सकता है कि वो अपनी शर्तें थोप सकें? प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त को डेमोग्राफिक मिशन की घोषणा की थी। अमित शाह बार बार कह रहे थे कि कुछ इलाकों में जनसंख्या वृद्धि सामान्य नहीं है। घुसपैठ और असामान्य बस्तियों ने कुछ जिलों में आबादी का संतुलन बिगाड़ दिया है। पश्चिम बंगाल, असम, बिहार के कुछ जिलों में, केरल के कुछ क्षेत्रों में, हैदराबाद जैसे शहरों में, जहां एक समुदाय की आबादी इतनी घनी हो गई है कि हिंदू उम्मीदवार खड़ा करना मुश्किल हो जाता है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा कहते हैं कि 23 विधानसभा सीटों पर हम अपना उम्मीदवार भी नहीं सोच सकते। हैदराबाद में ओबीसी को हराना मुश्किल होता जा रहा है। मुर्शिदाबाद, मालदा, किशनगंज, ये नाम बार बार आ रहे हैं। तो समस्या सिर्फ पार्टियों की नहीं है, समस्या किलेबंदी की है। जहां 50 से 60 हजार मुसलमान एक विधानसभा क्षेत्र में केंद्रित हो जाते हैं तो वोट एक तरफा हो जाता है। दूसरे समुदाय के नेता वहां जाना भी मुश्किल समझते हैं। अमित शाह की बैठकों में चर्चा हुई कि इसे कैसे संतुलित किया जाए और समाधान के रूप में डिलिमिटेशन सामने आया। सरकार का प्लान साफ है कि सेशंस का इंतजार ना करें, 2029 के चुनाव से पहले डिलिमिटेशन कमीशन गठित करें, 2011 की जनगणना के आधार पर सीटों की सीमाएं तय करें, लेकिन सिर्फ संख्या नहीं, संतुलन भी देखें। यानी जहां किसी लोकसभा या फिर विधानसभा क्षेत्र में एक समुदाय की आबादी 60 से 70% से ज्यादा हो गई है, वहां आसपास के क्षेत्रों से सीमाएं जोड़कर या तोड़कर बैलेंस करें। घुसपैठियों को अलग से डील किया जा सकता है, लेकिन 20 करोड़ के करीब मुसलमान आबादी को एडजस्ट करना ही पड़ेगा। जम्मू कश्मीर में जब डिलिमिटेशन हुआ तो उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने हंगामा किया, क्योंकि कुछ क्षेत्रों में मुस्लिम बहुलता को तोड़ा गया, सिया सुन्नी और पहाड़ी गुज्जर बैलेंस किया गया। अब वही आशंका इन पार्टियों को सता रही है और इसलिए कांग्रेस, टीएमसी, आप, डीएमके, कम्युनिस्ट, ये सारी पार्टियां सर्वदलीय बैठक से दूर रह रही हैं। वो चाहती हैं कि डिलिमिटेशन 2029 के बाद, नए सेशंस और जाति जनगणना के बाद हो, लेकिन सरकार कह रही है कि समय नष्ट नहीं करेंगे। और देखिए, यहाँ समझने वाली बात यह है कि डिलिमिटेशन सिर्फ सीटें बढ़ाने का मामला नहीं, ये लोकतंत्र के प्रतिनिधित्व का मामला है। अगर कुछ क्षेत्रों में एक समुदाय इतना मजबूत हो जाए कि दूसरे समुदाय का प्रतिनिधित्व ही खत्म हो जाए तो क्या वो लोकतंत्र कहलाएगा? अमित शाह का तर्क है कि 2014 के बाद
मुस्लिम सांसदों की संख्या 34 से घटकर 10 से 12 और फिर 23 तक आई। लेकिन अगर मुस्लिम पार्टियां उभर रही हैं तो भविष्य में वो फिर बढ़ सकती हैं, खासकर किलेबंदी वाले क्षेत्रों में। सरकार चाहती है कि ऐसा ना हो। दक्षिण के राज्यों को भी चिंता है कि जनसंख्या के आधार पर उत्तर के राज्यों को ज़्यादा सीटें मिलेंगी। अमित शाह ने उन्हें आश्वासन दिया है कि दक्षिण को नुकसान नहीं होगा, बढ़ोतरी का उचित हिस्सा मिलेगा। लेकिन असली बहस इस्लामिक किलेबंदी पर है। जहां मुसलमानों की आबादी 60% से ऊपर है, वहां मुस्लिम उम्मीदवार ही जीतते हैं। हुमायूं कबीर जैसे नेता इसी आधार पर बोल रहे हैं कि बंगाल में मुसलमान सीएम या फिर डिप्टी सीएम बनेगा। तो सवाल यह है कि क्या ये देश की राजनीति को ऐसे क्षेत्रों से मुक्ति मिलनी चाहिए जहां एक समुदाय दूसरे को राजनीतिक रूप से दबा दे, या फिर पुरानी अपीलमेंट वाली पार्टियां ही मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करें। अमित शाह की बैठकें और आने वाला बिल इसी दिशा में है। कांग्रेस और सहयोगी पार्टियां इसलिए बेचैन हैं क्योंकि उनका मुस्लिम वोट बैंक इन नई पार्टियों और किलेबंदी के कारण बढ़ सकता है। और देखिए, राजनीति में परिवर्तन आते रहते हैं, लेकिन जब परिवर्तन जनसंख्या के भौगोलिक वितरण से जुड़ जाए तो समझना चाहिए कि ये सिर्फ सीटों का बंटवारा नहीं है, देश की सामाजिक संरचना का भी ये सवाल है। और आप क्या सोचते हैं, क्या डिलिमिटेशन से पहले इन किलाबंदी वाले क्षेत्रों में संतुलन लाना जरूरी है, या फिर सेशंस और 2029 का इंतजार किया जाए? क्या मुस्लिम पार्टियों का उभरना सेकुलर पार्टियों के लिए खतरा है या लोकतंत्र का स्वाभाविक विकास? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दें। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।